ये प्रेस वार्ता है नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होते पूरे देश के अंदर एक महीने के कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने सारे कार्यक्रमों की देख रेख करने लई जिहड़ियां 5 स्टेट ने अपने उत्तर भारत दियां उहदा प्रमुख के नाते कोआर्डिनेटर के नाते श्रीमान सुभाष बराला जी वो काम देख रहे हैं। जैसे हरियाणा के बड़े जाने माने नेता ने, पार्टी के प्रधान रहे, पिछली सरकार च मिनिस्टर भी रहे, इस वेले भी उथे कारपोरेशन के चेयरमैन ने, जिन्नियां भी शहर दियां म्यूनसिपल कारपोरेशन म्यूनसिपैलिटीज ने उन्होंने देख रेख करने लई हरियाणा की कारपोरेशन बनी है, उहदे चेयरमैन के नाते काम देखते हैं और पार्टी के बड़े सीनियर लीडर ने। सो अज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और मेरा एक निवेदन और एक बेनती है तुहानू सारिआं नू कि अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल दी जिहड़ियां प्राप्तियां उहदे संदर्भ च ही है। तो जो भी विषय मानयोग बराला जी रखेंगे, साडे सवाल भी जिहड़े आ 9 साल दी प्राप्तियां के संदर्भ च ही होण ते ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज एक स्पेसिफिक इशू ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब के पोलिटिकल इशूज से असीं मिलते ही रहने हैं, जल्दी दोबारा आवांगे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होर करांगे अलग तो। अज का विषय जो 9 साल दी प्राप्तियां रहेगा, सो मैं मानयोग बराला जी को बेनती करांगा कि वो विषय तुहाडे सामने रखें। स्वागत है सारे पत्रकार मित्रों का ते नाल जिहड़ी शख्सियत बैठियां ने उन्हां दा परिचय तुहाडे सामने साडे मीडिया इंचार्ज ने करवाया ही। मैं तुहाडे सामने जिहड़ी 9 साल सरकार केंद्र दे विच चली आ मोदी साहब दी ओहदी जिहड़ी मुख उपलब्धियां ने वो रखांगा। मैं एक इजाजत भी चाहूंगा कि मैं जिहड़ी प्रेस करनी है वो हिंदी दे विच तुहाडे सामने मैं गल सारी कर। सबसे मेरा ये कहना है कि जो 9 साल की सरकार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली, पीछे निगाह दौड़ाएंगे तो 2004 से लेकर के 2014 तक एक इस प्रकार का दशक देश के सामने था। ये दशक राजनीतिक विश्लेषक इसको लॉस्ट डिकेड मान करके चलते हैं, यानी कि इस दशक के अंदर इस देश के अंदर जिस प्रकार की सरकार थी, उस सरकार की जो एक्टिविटी थी वो ना के बराबर थी। किस प्रकार से उस समय की लीडरशिप, असहाय लीडरशिप इस देश और दुनिया ने 10 साल के अंदर देखी। एक परिवार के सहारे उस समय देश के प्रधानमंत्री चले और जितना नुकसान देश का इस 10 साल के अंदर हुआ उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जो आर्थिक उदारीकरण का दौर पिछले कुछ दशकों से चला था, उस दौर के अंदर अगर मजबूत लीडरशिप इस देश के अंदर उस दशक के दौर में होती तो निश्चित रूप से देश इससे भी आगे जाता। लेकिन सौभाग्य भारतवासियों का, हम सब लोगों का और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम इस बात के लिए देश के नागरिकों का कोटि कोटि धन्यवाद भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं कि उन्होंने एक मजबूत लीडर को देश का प्रधानमंत्री बनाया। जिस प्रकार की मजबूत लीडरशिप इस 9 साल के अंदर हम सब लोगों को देखने को मिली, उसके कारण से हमारे देश ने ना केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, ना केवल अपने जो संसाधन हैं उनका ठीक से उपयोग करके एक तरफ
देश में गरीब कल्याण का एजेंडा सेट किया जाए, बल्कि देश को आर्थिक मजबूती किस प्रकार से प्रदान हो, इस दिशा में भी काम हुआ। देश में मजदूर, किसान, व्यापारी, इस दिशा में तो देश आगे बढ़ाए, इनकी भलाई के लिए तो काम हुए ही। देश का समग्रता के साथ विकास किस प्रकार से हो, इस बात को फोकस में रख करके नरेंद्र मोदी जी अपनी टीम को लेकर के, एनडीए को लेकर के आगे बढ़े। हम पंजाब में बैठे हैं तो हम बात करें बॉर्डर एरिया होने के नाते, जहां एक तरफ किसान के कल्याण के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, तो देश की सुरक्षा के नाते भी बहुत बड़े काम हुए हैं। और सारी बातों को अगर गौर करें तो पूरी दुनिया के अंदर इन सारी बातों के कारण से जिस प्रकार से देश का मान सम्मान बढ़ा, ये बात आज कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता के नाते कहने की नहीं है, ये तो पूरी दुनिया ने इस बात को देखा है। और हम लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां सुनी भी हैं, बहुत सारी बातें सही भी हैं। जो देश के हित की बात चाहते हैं, देश के नागरिकों ने भी बहुत सारी बातों को सहा है। जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार से न केवल मित्र जो देश पुराने समय में रहे उनके साथ संबंध मजबूत किए जाएं, बल्कि नए मित्र देशों की भी सूची बड़ी की जाए, और उसका एक ये प्रभाव देखने को मिला कि देश के प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं तो उससे केवल नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद नहीं होती, वो भारत माता की जो जिंदाबाद होती है, भारत के 130 करोड़ जो नागरिक हैं और जो भारत माता है, इसकी जय जयकार होती है। जब अमेरिका के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में भोज का आयोजन करना है, मैं सूची फाइनल नहीं कर पा रहा, मुझे ऑटोग्राफ लेना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं देश के अपने प्रधानमंत्री को, यानी कि वो बॉस कह करके बुलाते हैं। कोई देश का मुखिया देश के प्रधानमंत्री के पांव छूता है। तो ये जो सम्मान है, ये देश के नागरिकों ने जो एक मजबूत लीडरशिप को देश की कमान सौंपी, ये उसका परिणाम है। और अगर हम आगे बढ़कर के बात करें विकास की, देश को हम लोग जैसे पूर्व की मैंने बात की, बात भूलती नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये सार्वजनिक रूप में कहा था कि मैं अगर 1 रुपया ऊपर से विकास के लिए भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, उस समय जनधन योजना के तहत खाते खोलने का अभियान शुरू हुआ था। बिना किसी पैसे के गरीब लोगों के खाते खोले थे। तो विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते थे कि इससे क्या होगा। इससे ये हुआ कि जनधन योजना के तहत गरीब लोग जो कभी बैंक में जाने का सपना नहीं देखते थे, ऐसे 48 करोड़ लोगों के बैंकों में न केवल खाते खुले, बल्कि जो 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता है उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए, वो किसी भी स्कीम का हो, वो 1 रुपया ही नीचे पहुंचता है। उसमें कोई कटौती किसी प्रकार की नहीं करने की गुंजाइश बचती। इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी हुई। इससे एक ये बात निकल करके आती है कि जब देश मजबूत होता है तो मजबूती के साथ अपने नागरिकों के साथ देश खड़ा होता है। ये काम हमने, ये हाल हमने इन पीछे के 9 साल के अंदर अपनी आंखों से देखा है। इसी प्रकार से हमने देश की मजबूती देखी जब दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी बीमारी का सामना हम लोगों को करना पड़ा है। आप सब मीडिया के बंधु हैं, आप जागरूक नागरिक हैं देश के। हमने पूरी दुनिया से
एक आवाज निकलती सुनी, और वो आवाज थी कि इस वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई होगा तो भारत को होगा, क्योंकि भारत दुनिया की, अगर आज की बात करें तो उस टाइम तो जब कोविड आया तो दूसरे नंबर की हमारी जनसंख्या थी, आज हम दुनिया में 1 नंबर की पॉपुलेशन के लोग हैं। तो ये बात थी कि कैसे संभलेगा। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के नागरिकों के जो एक हौसले के साथ वो आगे बढ़ते हैं, उनका हौसला लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसके चलते न केवल भारत के नागरिकों को एक थोड़े समय के अंदर कोविड की वैक्सीन उपलब्ध करवाई। बहुत थोड़े समय के अंदर ऐसे रिमोट एरिया जहां किसी वाहन में वैक्सीन को लेकर के जाना बड़ा मुश्किल था, वहां ड्रोन के माध्यम से भी वैक्सीन को उपलब्ध करवा करके देश 100% वैक्सीनेशन देश के नागरिकों की हो, इस बात को सुनिश्चित किया ही, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जरूरत थी वैक्सीन की, उन देशों के अंदर वैक्सीन उपलब्ध करवाने का काम 7 दशकों में नहीं दे पाए थे। एक रिकॉर्ड समय के अंदर 9 साल के अंदर 3 करोड़ आवास गरीब लोगों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उसमें एक खास बात आप सब लोगों को देखने को मिलती है कि महिला का सम्मान करते हुए ये प्राथमिकता दी गई कि जो भी आवासीय बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनकी मलकियत महिलाओं के नाम पर हो। ये प्राथमिकता के आधार पर इस बात को तय किया गया। इसी प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ ध्यान देते हुए देश के बहुत बड़े हिस्से में हम लोग देखते हैं कि हमारी माताओं बहनों को पानी लेकर के आने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। देहात के क्षेत्र में तो सर पर मटका रख करके उनको दूर दूर से पानी लेना पड़ता था। उनकी इस समस्या के समाधान के लिए हर घर नल से जल, इस योजना के तहत इस देश के अंदर 12 करोड़ घरों में स्वच्छ साफ सुथरा पानी पीने को मिले, इस बात की व्यवस्था की। हमारी माताओं बहनों के लिए शौचालय की बड़ी दिक्कत होती थी। आवास योजना के तहत जो मकान दिए गए उनमें तो इसकी व्यवस्था है ही। इसके अलावा 11.5 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनको इस दौर के अंदर स्वच्छ भारत मिशन, जिसका आह्वान देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, उनको शौचालय उपलब्ध करवाने का काम किया। केवल इतना ही नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने आम नागरिक को इस बात के लिए प्रेरित भी किया कि स्वच्छता केवल शासन प्रशासन का काम नहीं, ये आम नागरिक की जिम्मेवारी है। तो आम नागरिक को स्वच्छता के अभियान से जोड़ने के लिए खुद अपने हाथ में झाड़ू उठाते हुए देश के प्रधानमंत्री को हमने पहली बार देखने का काम किया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कोविड के दौर की, तो कोविड का दौर ऐसा था जिसमें पूरा देश असहाय होकर के अपने घरों में बैठ गया था। तो इस दौर के अंदर ये लगा था कि देश का जो ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग, करोड़ों हमारे देश के नागरिक जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए अन्न की व्यवस्था का क्या होगा। तो इस दौर के अंदर रिकॉर्ड 80 करोड़ देश के नागरिकों के लिए मुफ्त में अन्न उनके घर तक पहुंचाने का काम हुआ, जिसके कारण से देश के गरीब व्यक्ति चिंता मुक्त होकर के इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हुए। और इसके साथ ही एक बात ध्यान और आई थी ध्यान में कि देश का एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कामकाज की तलाश में जाता है, उसके लिए भी 1 नेशन और 1 राशन कार्ड, एक देश में एक राशन कार्ड, जैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया, उसी प्रकार से 3.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना के तहत
अनाज उपलब्ध कराने का काम किया। देश के किसी भी कोने में वो गरीब जाता है, अगर कोई बठिंडा का कोई नागरिक, उसका यहाँ पर राशन कार्ड है, उसको अनाज यहाँ पर मिलता है। अगर वो मेरे हरियाणा के अंदर मेरे टोहाना क्षेत्र में जाता है तो वहां भी वो इस सुविधा का लाभ ले सकता है। वो बिहार में भी ले सकता है, मुंबई में भी ले सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था गरीब व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। इसी प्रकार से देश के गरीब व्यक्ति के लिए एक बात ये ध्यान में आती है कि बीमारी के इलाज में लाखों रुपया लग जाता है और पैसे के अभाव में बहुत सारी जिंदगियां नहीं बच पाती थी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए, खासकर गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान योजना जो लागू करी, उसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक वर्ष परिवार के प्रत्येक नागरिक का फ्री में हो, ये बात सुनिश्चित की। और इसी प्रकार से जो महिला सशक्तिकरण की बात मैं कह रहा था, पहली बार आपने देखा कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी पैड की चर्चा करता है और हमारी बेटियों की चिंता करता है। इसी प्रकार से इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। गरीब व्यक्ति इलाज के लिए दवाइयां भी बड़ी महंगी देश में मिलती थी। जेनरिक दवाइयों की व्यवस्था करते हुए ये दवाइयां 50% से लेकर के 80% तक सस्ती उपलब्ध हो आम आदमी को, गरीब आदमी को। इस बात की व्यवस्था पूरे देश के अंदर ये प्रधानमंत्री जी ने चिंता करते हुए की। इसी प्रकार से हम जिस प्रदेश के अंदर बैठे हैं वो किसान के नाम से जाना जाता है। इसी प्रदेश की धरती से जब नरेंद्र मोदी जी यहां आए थे तो उन्होंने किसान सम्मान जो पेंशन थी वो देने की घोषणा की। प्रत्येक साल देश के किसान को 6,000 रुपए सरकार के खाते से भेजा जाता है और इसी प्रकार से ये जो राशि है ये लगभग 11.4 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना की बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम देश के अंदर जहां जहां से इस प्रकार की सर्वे रिपोर्ट संबंधित सरकारों के माध्यम से देश की सरकार के पास जाती हैं, ऐसे किसानों को देने का काम इस ग्रुप के अंदर हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम कृषि के बजट की बात करें तो पूर्व के बजट को और वर्तमान के बजट की अगर तुलना हम करते हैं तो हम पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5.26 गुना पूर्व की सरकारों के मुकाबले कृषि क्षेत्र को बजट देने का काम किया, जिसमें माइक्रो इरिगेशन, जिसमें करोड़ों किसानों को इस प्रकार की योजनाओं का न केवल लाभ मिला बल्कि इस प्रकार की योजना के लिए सरकार जब बजट उपलब्ध करवाती है तो निश्चित रूप से जो पानी की खपत होती है कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उस पानी की खपत भी कम होती है और अन्य संसाधनों की भी बचत होती है। तो इस प्रकार से पूरे देश के किसान को कैसे आगे लेकर के जाया जाए, कैसे आधुनिक तकनीक किसान को उपलब्ध करवाई जाए। अभी ड्रोन तकनीक भी केंद्र सरकार इसको बढ़ावा दे रही है ताकि परंपरागत फसलों के साथ साथ जो हमारे बागवानी के किसान हैं वो भी अपनी खेती नई तकनीक के साथ करते हुए अधिक लाभ लेने में सक्षम हों। इस बात का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से समाज के हर वर्ग, समाज का हर अंग, उसको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले, उसको जो अधिकार हैं उसके वो मिले, इसके लिए लगातार प्रयास जारी रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग खास करके इसका देश का उसको एक आयोग बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देना, ये जो मूल अधिकार है ये उस तक पहुंचे, गरीब आदमी तक पहुंचे,
इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आए। खास करके शुरू में सरकार आते ही अपंग की जगह दिव्यांग शब्द करना, उसी से उनका हौसला किस प्रकार से बढ़ा ये आप और हम सब लोग जानते हैं। तो उनके कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी लेकर के आए। और अगर हम गरीब व्यक्ति के उसको हौसला देने की बात करें तो इस देश के अंदर पिछले सालों में जैसे केवल 74 एयरपोर्ट बने थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी उस विषय की बात कर सकते हैं। 74 नए एयरपोर्ट बना करके इस 9 साल के अंदर जहां देश के को मजबूत एक ढांचा देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, उसी के साथ साथ देश का जो गरीब व्यक्ति है, उड़ान जैसी योजनाएं लागू करके हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई यात्रा कर सके, इस बात की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी ने की। इसी प्रकार से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैं और सुभाष जी भी चंडीगढ़ से आए इकट्ठे, तो मैं पूछ रहा था कि कितना टाइम लगता है, कहने लगे कि पहले इसमें 6 घंटे लगते थे चंडीगढ़ से यहां तक आने में। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बड़े बड़े हाईवेज बनाने का एक अभियान शुरू किया था। उसी श्रृंखला में देश का आधारभूत ढांचा आज मजबूत हो रहा है और 3 घंटे में आज हम बठिंडा से चंडीगढ़ तक का सफर तय करते हैं। ये अगर संभव हुआ तो देश को, चाहे उत्तर दक्षिण की बात करें, पूर्व पश्चिम की बात करें, या नए नए हाईवेज के चलते अभी अगर यहाँ की इस क्षेत्र की बात करें तो कैसे ना केवल उससे इंफ्रा हमारा मजबूत होगा बल्कि देश की व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। अमृतसर से लेकर के और डबवाड़ी से होकर के और कांडला बंदरगाह तक के कितना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे आपके पंजाब को मिलने जा रहा है। दूसरा एक्सप्रेस हाईवे आपका दिल्ली से कटरा के लिए मिलने जा रहा है। और छोटे छोटे इतने लिंक हाईवे तो इतने बढ़ाए हैं जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आते हैं। और ये अगर बात करें तो प्रत्येक दिन ये सरकार आने से पहले केवल 12 किलोमीटर की गति से हाईवे बनता था, आज रिकॉर्ड कायम करते हुए 40 किलोमीटर प्रति दिन हाईवेज बनने की ये स्पीड पहुंच गई है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के मामले में हम बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए कैसे व्यापार बढ़े, इसके लिए नए बंदरगाहों का निर्माण जहां एक तरफ किया गया, वहां वाटरवेज के ऊपर भी सरकार ने फोकस किया। आज ऐसे देश के अंदर 111 वाटरवेज हैं, यानी कि जल के मार्ग से किस प्रकार से भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन का काम आगे मजबूती के साथ बढ़े, इस बात के लिए 111 ट्रांसपोर्ट इस प्रकार के वेज को इसमें नोटिफाई किया गया। ये राष्ट्रीय जलमार्ग के नाते ये बहुत बड़ी बात एक आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं। और अगर हम देश के इंफ्रा की बात करें तो आज अमेरिका जैसे देशों के साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना होती है। आज देश में अगर हम ट्रेन की बात करें तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज पूरी दुनिया की जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है रेल के माध्यम से, उसका मुकाबला करते हुए हमें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो के मामले में भी आज हम दुनिया का सबसे बड़ा 5वां मेट्रो का नेटवर्क अगर है तो आज वो भारतवर्ष के पास है। इसी प्रकार से शिक्षा के बजट की बात करें, जैसे आपके इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा का बहुत बड़ा संस्थान एम्स के नाते स्थापित किया है केंद्र सरकार ने, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा बजट है वो 3 गुना बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षित भारत ही मजबूत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। इस बात को ध्यान में करते हुए इतनी बड़ी छलांग शिक्षा के क्षेत्र में इस देश ने लगाई है, बजट 3 गुना करके। और इसी प्रकार से जो मेक इन इंडिया का जो सपना सालों साल से हमारे जो नौजवान इंजीनियर हैं वो देखते थे
कि कब मेक इन इंडिया जैसा एक इस प्रकार का माहौल देश के अंदर बनेगा कि दुनिया के ऐसे जो सक्षम लोग हैं वो भारत में आकर के निर्माण करें अलग अलग वस्तुओं का। आज अगर हम लोग इस मामले में मजबूत हुए तो निश्चित रूप से आज हमारा निर्यात, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की बात करें या अन्य चीजों की, खाद्यान्न समेत बात करें, तो पूर्व के मुकाबले कई गुना जहां बढ़ा है, तो वहां इस प्रकार की व्यवस्थाओं के चलते छोटे छोटे जो नौजवान एक अपना काम लेकर के बैठते हैं, उनका बड़ा काम करने का जो हौसला बढ़ा है, ये इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनका हौसला बढ़ा। और इसीलिए आज हमारा नया कारोबारी, हमारा नौजवान पूरी गति के साथ, पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा, जैसे मैंने कहा, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया का दौरा किया था तो विपक्ष के लोग खिल्ली उड़ाते थे। एक पिछले उनके टर्म का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था गुजरात के केवड़िया में, देश के बहुत बड़े नेता सरदार पटेल की 562 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने का काम जो वहां पर शुरू हुआ था, उसका हिस्सा बनने का मुझे भी मौका मिला था उस टीम का। तब लोग, विपक्ष के लोग खिल्ली उड़ाते थे कि देश के प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो देश का पैसा वेस्ट करेंगे। यानी कि इस प्रकार के आइडिया लेकर के आना, एक तरफ देश के नेता का मान सम्मान बढ़ा, तो दूसरा उस क्षेत्र के अंदर पर्यटन के चलते जो आर्थिक मजबूती आई है, आप में से कोई गया होगा वहां देख करके आया होगा कि किस प्रकार से नर्मदा सरोवर के नीचे इतनी बड़ा जो एक पर्यटन स्थल बना है, उसके कारण से न केवल सरदार पटेल जी का नाम ऊंचा हुआ है, बल्कि वहां पर्यटन के मामले में भी वो क्षेत्र बहुत आगे बढ़ा है। इसी प्रकार से जो भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी और आर्थिक समस्या ना खड़ी हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जब भी इस प्रकार के विषय पे आगे बढ़ना हो तो सरकारों के सामने, अधिकारियों के सामने एक ही बात आती थी भी इसका फंड मैनेजमेंट कैसे होगा। उसके लिए इतना बड़ा मैनेजमेंट करके रखना ये बहुत बड़ी बात है। इसके चलते हमारे देश का जो इंजीनियर है, हमारे देश का जो योजनाकार है और हमारे देश के जो अलग अलग विभागों के, भारत सरकार के जो मंत्री हैं, योजना बनाने में वो पूरी गति के साथ काम करते हैं। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि भविष्य में जब हम इतने बड़े बड़े हाईवेज, इतने बड़े बड़े रेलवेज, इतने बड़े बड़े हम वाटरवेज या इतने बड़े बड़े हम एयरपोर्ट और सौंदर्यीकरण के नाते हम बात करें, हमारे जो एयरपोर्ट के समान आज हमारे बहुत सारे प्रदेशों के जो रेलवे स्टेशन है वो आज उनके मुकाबले खड़े हैं। तो जब इतना बड़ा इंफ्रा का पैसा और इंफ्रा के लिए एक योजना तैयार होती है तो इस प्रकार की योजना बनाने वालों का दिमाग भी खुले उससे काम करता है और वो भविष्य की योजनाएं ठीक प्रकार से बना पाने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से देश में हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल होने लगा तो बहुत सारे घोटाले भी हम लोगों के सामने आए। 2G स्कीम जैसे कितने बड़े बड़े घोटाले इस देश के अंदर हुए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश ने इन सालों में आगे बढ़ा, कदम आगे बढ़ाया, आज तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ जहां गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ डायरेक्ट किस प्रकार से पहुंचे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं का जो हुआ उसमें एक तो सीधा पैसा पहुंचा ही गरीब व्यक्ति के पास, आम आदमी के पास, तो दूसरी तरफ सरकार में इस तकनीक के माध्यम से अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश अगर होती थी उसको भी जीरो करने का काम इस व्यवस्था के चलते हुआ है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम सभी भारतवासियों के लिए, सभी पंजाबियों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि आज
भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कैसे देश की 130 करोड़ जनता को साथ लिया जाए, कैसे उसका आशीर्वाद और सहयोग लिया जाए, ये इस देश के मजबूत नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है। हमारे देश की पूरी आबादी को साथ लेकर के ये दिखाया कि हम 2047 तक अगर इसी प्रकार से बढ़ते रहे तो $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर के भारत दुनिया की बहुत बड़ी एक आर्थिक ताकत बनकर के निकलने वाला है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने जो 9 साल के अंदर हम यहाँ किसान के नाते भी चिंता करने की बात रहती है और दूसरी तरफ जवान के नाते भी, और जवान भी और हमारी सेना भी इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेना का मनोबल किस प्रकार से बढ़े, इसके लिए न केवल हमारे सेना प्रमुखों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया, बल्कि वो जिस भी प्रकार की व्यवस्था के चलते कोई कार्रवाई करना चाहते हैं बॉर्डर के ऊपर, उस बात की स्वतंत्रता उनको दी गई। और जब देश के ऊपर कोई इस प्रकार का अटैक हुआ, देश की मानहानि और हमारे सैनिकों का बलिदान अगर हुआ, तो कैसे देश पड़ोसी देश के अंदर उसकी सीमा में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उसका बदला लिया जाए, ये हमारे वीर सैनिकों ने करके दिखाया। अगर ये संभव हुआ तो ये मजबूत नेतृत्व के कारण से हुआ। इधर से हमारा सेना का मनोबल पूरी तरह से ऊंचा और उधर देश के नेतृत्व का मनोबल ऊंचा, और देश की जनता जब साथ खड़ी हो तो इस प्रकार के बड़े फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। और दूसरा, जो सुरक्षा के उपकरण हैं, कितनी बड़ी संख्या में हम लोग आयात करते थे, कितनी ही विदेशी मुद्रा हमारी उसके अंदर जाया होती थी, उसके अंदर खर्च होती थी। इसका विपरीत करते हुए आज बड़े बड़े होवित्जर जैसे हेलीकॉप्टर न केवल देश में इनका निर्माण हो, देश में बड़े बड़े सैनिकों के साजो सामान न केवल उनका निर्माण हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे हवाई जहाज हो, अपनी जरूरत के लिए भी निर्माण, और देश के पास विदेशी मुद्रा आए इसके लिए इसका निर्यात भी पहली बार इतना बढ़ करके आया कि जिसकी हम जितनी भी चर्चा करें उतनी कम है। ये जो देश का सैनिक का मान और मनोबल जो बढ़ा है, उसके कारण से भविष्य में मुझे लगता है कि कोई पड़ोसी देश पूर्व की भांति देश के साथ कोई जुर्रत करने की कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार से देश को समग्र दृष्टि से आगे लेकर के जाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ये सारी बातें जब होती हैं तो मैंने शुरू में कहा था कि जिस प्रकार से बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आज नरेंद्र मोदी जी के पांव छूने से लेकर के और उनके ऑटोग्राफ लेने तक की बात करते हैं, उनको बॉस कह करके बुलाते हैं, तो फिर हमें एक बात ध्यान में और आती है, वर्तमान को तो आगे ठीक प्रकार से कैसे सहेज करके हमारी विरासत को लेकर के चलना है, बल्कि हमारी पौराणिक विरासत को भी हमने मजबूती प्रदान करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि कैसे यहां जो लांगा खोला गया आप लोगों के सामने, आपके तो बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, करतारपुर, यहां से लेकर के, और जब पूरी दुनिया के बीच में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो दुनिया के अंदर आज अशांति दिखाई देती है, उथल पुथल दिखाई देती है, इसको भारतीय संस्कृति ही इसको ठीक कर सकती है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है हमारी संस्कृति। हम लोग पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अगर योग अपनाए तो ना केवल व्यक्ति का इससे, इंसान का इससे लाभ होगा, बल्कि समाज भी इसके कारण से आपस में जुड़ेगा, व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ेगा। और पूरी दुनिया में लगभग 200 देशों ने, हम लोग देखते हैं कि जब दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हम ठीक है, आपकी बहुत अच्छी संस्कृति एक विधा है योग, इसको अपनाते हैं, 21 जून को विश्व योग दिवस न केवल घोषित किया, बल्कि आज पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं, आज पाताल में भी, आज जमीन पर भी और आज आसमान पर भी
हमारी इस पुरातन संस्कृति के दर्शन 21 जून को हम लोग करते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां हमें योग करती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस देश को हर दृष्टि से मजबूत करने का काम इन 9 सालों के अंदर हुआ है और ये संभव हुआ है। इस देश की जनता ने एक मजबूर नेतृत्व को अलग करते हुए एक मजबूत नेतृत्व को सामने लेकर के आए और उसी का परिणाम है। तो मैं आपके माध्यम से देश की 130 करोड़ जनता को नमन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए कि उनके कारण से ही ये सब संभव हुआ है, आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों को 9 साल में इंडस्ट्री और व्यापार के लिए क्या किया उसको बताओ। देखिए, आज पूरे देश के अंदर जैसे मैंने कहा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ उसी के आधार पे देश के अंदर इंडस्ट्री आई। अगर हम बात करें विदेशी पूंजी निवेश की, आज हर प्रदेश जो विदेशी पूंजी निवेशकों को इस बात का एहसास दिलाता है कि आपकी धरती के ऊपर, यानी कि प्रदेश ये कौन लिस्ट में आता है, देश ने ऐसा माहौल दिया। जैसे अगर पंजाब में कोई इंडस्ट्री लेकर के आना चाहे, एक देश का माहौल, एक पंजाब का माहौल, दोनों मिलकर के काम करते हैं और आज इसी कारण से बड़ी संख्या के अंदर देश के अंदर उद्योगीकरण हुआ है। जी, इतना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है जी, इसके बावजूद कर्नाटक और हिमाचल में भाजपा पूरी तरह हार गई। जी, इसके क्या कारण है, क्या लोगों तक पहुंचे नहीं आपका? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। वैसे तो प्रदेश से संबंधित है, प्रदेश के सवाल ना हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सवाल आया है तो ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, दोनों हमारे देश की जनता बड़ी खूबसूरती के साथ व्यवस्थाओं को समझते हुए लोकतांत्रिक रूप से अपना फैसला देती है। और यही वो प्रदेश हैं जिनमें हिमाचल की बात करें तो 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, भविष्य में भी देंगे। तो बहुत सारे चुनाव लोकल जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर लड़े जाते हैं। मैं आपने सवाल किया इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये हमारे देश की जनता की और लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती का परिणाम है और वही परिणाम अब दोबारा से लोकसभा के चुनाव में वहां की जनता दोहराने का काम करेगी। बाकी बेरोजगारी पे आपको घेरा जाता है जी, वो मुद्दा को आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कितने लोगों को रोजगार दिया? देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है जहां अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक एक दिन में हजारों हजार युवाओं को जहां सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपने का काम किया, तो दूसरी तरफ देश में औद्योगिकरण को मजबूत करते हुए और उसमें कैसे युवाओं को रोजगार मिले प्राइवेट क्षेत्र में, और अगला एमएसएमई जैसे बहुत सारे ऐसे मामले निकल करके आए। आज मोबाइल फोन की अगर बात करें, पहले हमें देश दुनिया से आयात करना पड़ता था, आज निर्यात हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा निर्यात करें उतने ज्यादा हाथों को काम मिला है। आज हम सैनिक साजो सामान आज हम निर्यात करने की क्षमता देश के अंदर आई है, तो उसका निर्माण हमारे नौजवान ही कर रहे हैं। ये तो, और तीसरा हमारा जो नौजवान है, आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, हाईवे बढ़ता है, उसके साथ कितने लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। ये रोजगार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्राइवेट और सरकारी सब तरह के क्षेत्र में बढ़ा है। ये निश्चित रूप में इस दौर में हम कह सकते हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात की जी, क्या हुआ, कितने लोग पकड़ाए उसमें? देखिए, उस समय जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी उसके लेकर के आज तक अगर हम बात करें, बहुत सारे विषयों के अंदर काम हुआ है, बहुत सारे लोग जेलों के अंदर गए हैं। किसी को एक नंबर बात मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार के जो अपराधी थे, इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी थे, उनको पहले सरकारी संरक्षण प्राप्त होता था, आज किसी को सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है। जिसके खिलाफ भी कहीं भी कोई सबूत पाया जाता है उसको अंदर किया जाता है। इसका उदाहरण आप 84 के दंगों के रूप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सालों साल से जिन्होंने कत्लेआम किया था, सिखों का, उस कौम का कत्लेआम किया था, जिसने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत को और हिंदुत्व को बचाने में अपनी पीढ़ियां तक वार दी थी, उनकी विरासत का कत्लेआम हुआ, उनको कोई सजा नहीं दी गई थी।
अगर पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वातावरण हुआ उसके चलते इस प्रकार के लोगों को सजाएं हो रही हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। अगला प्रोग्राम है जी रवि जी। सर ये कि आपकी बड़ी अच्छी सबसे बड़ा इंप्रेसिव है सर 9 साल की उपलब्धि तो क्या वो कितना सर वो इम्प्रेस्ड हैं सर की बातें सर? ये बड़ा रवि जी का पॉलिटिकल सवाल है और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में बढ़ेंगे तो मेरा पहले ही ये रिक्वेस्ट थी कि 9 साल के ऊपर याद नहीं, वो पॉलिटिकल सिस्टम की बात है। और एक बात मैं खुल के कह सकता हूं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो इस प्रकार के राजनीतिक मुद्दे हैं वो उनके ऊपर वही कोई फैसला और चर्चा कर सकता है। बहुत नहीं, अब हो गया, इधर इनका आपका होगा प्लीज। You said 48 करोड़ अकाउंट, 48 करोड़ जो अकाउंट खुले हैं, जी। उसमें से एक्चुअली एक्टिव कितने हैं, कितने यूज हो रहे हैं पिछले 3 महीनों में, कितने डिपॉजिट जितने अकाउंट्स में डिपॉजिट आए हैं? जी देखिए, एक मैं बात बताता हूँ, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं लगभग ज्यादातर लोगों को उसका लाभ मिलता है। अगर हम पंजाब की बात करें, उस बात को मैंने मोटे तौर पे टच किया था कि जो किसान 6,000 रुपए के हकदार हैं हर साल, क्या उनके खाते में पैसा नहीं आता? वो खाते में पैसा आता है। किसी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है, उसका भी उसके खाते में आता है। तो ऐसे लगभग मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर अकाउंट जिनके जैसे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बनता है उसका पैसा भी अकाउंट में आता है। तो ऐसे ज्यादातर पैसे जो हैं अकाउंट्स में आते हैं और वो एक्टिवेट हैं। देखिए, जहां तक गैस और अन्य चीजों के दाम बढ़ने की बात है, मैं बड़ा इसमें स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, जितना भी प्राइस राइज हुआ है निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उसके साथ जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन जो इसके माध्यम से और जो पैसा सरकार के पास टैक्स कलेक्शन के रूप में आता है, क्योंकि जितना बढ़ता है उस अनुपात में सरकार के पास भी पैसा जाता है। इस सरकार ने बिना किसी कारण के चीजों के रेट ना बढ़े, उनके रेट को कैसे संतुलित किया जाए, इसका प्रयास जहां एक तरफ हुआ है, दूसरी तरफ सरकार का जो खजाना है उसमें भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करते हुए, उसको रोकते हुए कैसे आम जन के मन के अंदर ये विश्वास पैदा हो कि सरकारी जो खजाना है उसका दुरुपयोग नहीं होगा, उसका सदुपयोग होगा। चाहे वो 80 करोड़ लोगों को घर बैठे इतनी बड़ी महामारी में, चाहे वो उनको अन्न देने की बात हो, चाहे उनको फ्री में वैक्सीनेशन देने की बात हो, या फिर बहुत सारे से हमारे परिवार जिनकी हमारी माताएं बहनें सालों साल से चूल्हे के ऊपर खाना बनाती थी, उनको फ्री में गैस का सिलेंडर देने की बात हो, ये सारे विषय उसके अंदर निकल करके आते हैं। और जहां तक दिल्ली की आपने बात की है, निश्चित रूप से आज मैं खबर देखता आ रहा था, उसके ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई जो है वो ठीक दिशा में आज लग रहा है कि आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। बाकी ये कोर्ट का विषय है, सुरक्षा का विषय है, जिस भी प्रकार से होगा इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे सबको न्याय मिले और खास करके बेटियों को